बोलिए हाउ मेनी वेक्टर्स and all vectors are taken in order, then resultant of these all vectors equal to 1 2 क्यों 0? रिजल्टेंट जब हम बहुत सारा वेक्टर एक पॉलीगॉन लॉ में सीखते हैं कि सो n वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहा है तो जो हम लोग एरो का लेंथ ड्रॉ करेंगे वो लेंथ तो पहले 0 भी जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0। दैट्स व्हाई इसका इस एग्जांपल में इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा। मतलब यहाँ से क्या सीखे कि if a vector are taken order and if it form closed polygon, polygon क्या हो गया उस वेक्टर्स उन सारे वेक्टर से नहीं पॉलीगॉन बना लिया है खुद से तो उस टाइम पर सबका रिजल्ट क्या रहेगा 0। एक बार लगे बना लीजिए if n vectors are taken order, ये स्पेशल केस हो गया। if n vectors are taken in order and if it form closed polygon and if it form closed polygon then resultant of this m vector is 0। चलिए अब जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं तो बिना मैथमेटिक्स का सिर्फ डायग्राम से आपको उसका रिजल्ट। इफ थ्री वेक्टर a b c having the same magnitude, if three vector a b and c have the same magnitude and all these three vectors are at angle of 120 degree to each other and all these three vectors are at angle of 120 degree to each other, then find the resultant of these three vectors। Then find the resultant of these three vectors with the help of diagram। मतलब मैथमेटिक्स तो कुछ पढ़ाया ही नहीं तो डायग्राम से आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि मेरे पास तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर में हर वेक्टर दूसरे वेक्टर का कितना एंगल बना रहा है 120 का और सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा। A angle 120, AB angle 120 और AB angle 120। A है वेक्टर A, A है वेक्टर B और A है वेक्टर C। तो डायग्राम से आपको इसका रिजल्ट चुनाना है। क्या होगा तो देखिए डायग्राम से रिजल्टेंट बताना है तो उस टाइम पे या तो ट्रायंगल और नहीं पॉलीगॉन लॉ की हेल्प लेंगे, बट यहाँ पे ट्रायंगल लॉ तो चलेगा नहीं, यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ चलेगा क्योंकि ट्रायंगल दो वेक्टर के लिए है। लेकिन डायग्राम ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ से अगर रिजल्टेंट बताना है तो वेक्टर शुड बी टेकन इन ऑर्डर
बट यहाँ पे वेक्टर तो ऑर्डर में नहीं लिया हुआ है, तो ऑर्डर में नहीं लिया हुआ तो ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट, तो ए के हेड पे अगर बी का टेल रखते हैं, अब बी के हेड पे सी का टेल रखते हैं, और अगर हम लोग इसको एक ऑर्डर मेंटेन करें तो शायद रिजल्ट मिल सकता है। बोलो भाई इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ऐसे दिखेगा, बोलिए ये अगर एंगल 120 है कितना बनेगा 16 कितना बन जाएगा, तो ये हो गया बी। अब बी के हेड पे अगर सी का टेल रखेंगे 100% घर पे जाकर अगर स्केल और से ड्रॉ करेंगे तो जैसे ही सी का टेल बी के हेड पे रखेंगे तो सी का हेड और ए का टेल दैट से कोइंसाइड कर जाएगा और एक क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा। क्या बनाएगा? और क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्ट क्या होता है? अगर एक वेक्टर का ऑर्डर में लिए हैं और क्लोज पॉलीगॉन बन गया तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो आज एक बहुत जगह मिलेगा, तो आज के बाद इस चीज को आप चाहोगे तो शॉर्ट नोट में डाल सकते हो। मेरे पास 3 वेक्टर है और तीनों का मैग्नीट्यूड और इक्वल है और तीनों वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। फर्स्ट, ठीक है। अब लिखिए पैरेललोग्राम लॉ। पहला पॉइंट बनाइएगा, if two given vector A and B, if two given vector A and B are the two adjacent side of a parallelogram, if two given vector A and B कॉपी तो राइटिंग बनेगा, if two given vector A and B are the two adjacent side, non-adjacent या adjacent side of a parallelogram, then resultant of these two vectors are passing through intersection of these two vectors and resultant is diagonal of parallelogram, and resultant is diagonal of parallelogram. Yes. If two vector A and B are the two adjacent sides of a parallelogram, then resultant of these two vectors are passing through intersection of these two vectors, and it is diagonal of parallelogram. क्या देखिए, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो पैरेललोग्राम में
दोनों वेक्टर का ऑर्डर लेना है या एडिशन साइड बनाना है। तो पहला पॉइंट तो ऐसे है कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जब रिजल्टेंट निकालेंगे, ट्रायंगल और पॉलीगॉन में वेक्टर को ऑर्डर में लेते हैं, बट पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर को डाइवर्स कराना है, ऑर्डर में नहीं लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, क्या करना है, ऑर्डर मेंटेन करना है या डाइवर्स करना है, डाइवर्स करना है। ऐसे फिर बनाना क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाने के क्या कीजिएगा, इसके पैरेलल इसको लेके जाइएगा शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से, और किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। अब फिर बी को ऐसे हम लोग कर देंगे, अब ये क्या बन गया, कंप्लीट पैरेललोग्राम, राइट। नाउ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कहां से पास करेगा, इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल रहेगा, एक डायगोनल ए और एक डायगोनल ए, बट कौन सा डायगोनल इसका रिजल्टेंट रहेगा, ए या ए, वो डायगोनल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए। तो मैंने बोला रिजल्टेंट पासिंग थ्रू व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर एंड इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका डायगोनल ए डायगोनल नहीं, ए डायगोनल, और ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी रहेगा, करेक्ट है। और यहाँ पे थीटा क्या है स्टूडेंट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट है। चलिए अब यहां से ऑब्जर्वेशन, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा बताइए, पैरेललोग्राम का हुआ एक ड्रॉबैक, ड्रॉबैक नहीं है वो लिमिटेशन बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ का भी लिमिटेशन है, पैरेललोग्राम लॉ से एक साथ आप दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हो। क्या एट ए टाइम एक साथ पैरेललोग्राम से तीन वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो ही एडिशन साइड का बात किया गया है। तो पहला तो लिमिटेशन हो गया, एक पॉइंट लिख लीजिए, बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, सबको लिख रहना भाई, बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ at a time only two vector can be added. By use of parallelogram law, at a time only two vector can be added, comma, and in parallelogram law both vectors should be diverse from common point, both vectors should be diverse from common point। ऑर्डर में नहीं मेंटेन करना है, क्या करना है, डाइवर्स कराना है, करेक्ट है। चलिए यहां देखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन आज के बाद, यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहां से आपने क्या सीखा, पैरेललोग्राम लॉ से, और आपने क्या सीखा, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम से बाहर रहेगा या उसके अंदर ही रहेगा, ऐसा देखें पैरेललोग्राम लॉ, इसका डायगोनल ऐसे जा रहा है जैसे आईपीएल के मैच में 6 दिखाता रहता है, ऐसा रहेगा क्या, बाहर रहेगा। यहां से क्या सीखे, आज के बाद रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाई बिटवीन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, सम देयर एंगल बिटवीन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आज बाद उन दोनों वेक्टर के बीच में ही रहेगा कहीं पे। मैंने ये नहीं बोला बीचों बीच रहेगा, बट आज बाद दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का, अगर वो दो वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया है तो कॉमन पॉइंट से डाइवर्स कराते हुए, तो और वो आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। किसके लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाई somewhere between these two वेक्टर, मतलब दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच का मतलब है कि दो वेक्टर का एंगल आपको निकालना है, और दो वेक्टर का एंगल बताने के लिए आपको कॉमन पॉइंट से डाइवर्स करना ही पड़ेगा। किस पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से, दो वेक्टर के बीच, तो दो वेक्टर का बीच का मतलब क्या, एंगल दिखाते हुए, राइट। इसका
इसका मतलब आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं होता है। एक दूसरा हम लोग को यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिला, इसको लिख लीजिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाइज somewhere between these two vectors. समझा का मतलब है कि ए एंगल के बीच में कहीं से, राइट? बट मुझे नहीं पता है कि बिल्कुल बीचों बीच रहेगा क्या रहेगा। एग्री? ध्यान रखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। अब एक स्पेशल केस दे रहा हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, if magnitude of A equal to magnitude of B, इसका मतलब कि जो मेरा पैरेललोग्राम बनेगा उसका साइड का लेंथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ये हो गया B और ये हो गया A और ये हो गया थीटा। एग्री? रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? मतलब इस पॉइंट से ये डायगोनल, ये मेरा रिजल्टेंट है। एग्री? और लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। तो ए लेंथ और ए लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन डिफरेंट लेंथ है, सेम लेंथ है? सेम लेंथ है। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। और ये अगर बीटा है तो इसको भी बीटा बोल सकते हैं, बोलिए यस। और ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम साइड के सामने का एंगल क्या होता है? नहीं पढ़ा 9th में? जो OAB में सेम साइड लेंथ, सेम साइड का सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे ए लेंथ और ए लेंथ डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो इसके सामने का एंगल अल्फा, इसके सामने का एंगल बीटा है। तो क्या बोल सकते हो यहाँ से ऐसे बोल के? सिंस इससे नीचे लेवल नहीं जा सकता हूँ भाई, बहुत लो लेवल हो गया। सिंस OA इक्वल टू AB, तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू व्हाट? यहाँ से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में इसका एडवांटेज लेंगे। आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उसका रिजल्टेंट उसके बीच से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, बिना एनी मैथमेटिक्स का। सिर्फ ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाद में इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा। लीजिएगा यहाँ से, if magnitude of two vector are equal, if magnitude of two vector are equal, then resultant always passing through angle bisector of these two vector. Then resultant always passing through angle bisector of these two vector. क्या तक हो गया? इसमें हम लोग 9th क्लास का ज्योमेट्री का यूज किया, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, हो रहा है? मानते हैं कल के डेट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूं, लेट अस सपोज, और ये है E1 और ये है E2 और ए एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है और बोल दिया गया है E1 का मैग्नीट्यूड, फील्ड का इंटेंसिटी सेम है। अतः पूछेंगे रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? तो क्या बोलेगा? इन दोनों के बीच से तो 60 डिग्री होगा, बिल्कुल बीचों बीच से क्या रहेगा? अगर ये 120 है तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 60 डिग्री बनाएगा। तब इतना तो कॉन्फिडेंस आएगा पास होने का, ये कहां से रिजल्टेंट पास करेगा वो दिखा दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखना है, वापस इस डायग्राम पे आ जाइए, स्पेशल केस से। करेक्ट है? अब बोलो भाई, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब आर का मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? आर का मतलब ए प्लस बी बोल रहे हैं, नहीं, ए प्लस बी। ये हो गया ओ, ये हो गया ए बी सी। ए फर्स्ट ट्रायंगल, ए सेकंड ट्रायंगल। जब मानते हैं कि मुझे आपको ट्रायंगल और बाद में पढ़ाना था, पहले पैराग्राफ पढ़ाते हैं, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पढ़ाते हुए भी हम लोग काम कर सकते थे। चलिए यहाँ देखिएगा, देखिए अभी तो हम लोग ट्रायंगल पहले पढ़ लिए हैं। ट्रायंगल फर्स्ट में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? ट्रायंगल फर्स्ट में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? ए और बी। और कौन सा रिवर्स ऑर्डर में है? आर। ट्रायंगल ही हुआ भाई। एक ऑर्डर में क्या है? ए और बी। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अब फर्स्ट ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं? a प्लस बी इक्वल टू आर। सेकेंड ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट, कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? जो पहले उसका पहले नाम बोलिएगा, b और a। और रिवर्स ऑर्डर में कौन है? क्या लिख सकते हैं? b प्लस a इक्वल टू आर। क्या यहां से प्रूफ हो गया? a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। एक इस लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। a प्लस b इक्वल टू b प्लस, इसको लिखिए, दिस नॉन एज लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। चलिए यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वेक्टर का यहां देखना है, किसी भी वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के क्या क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ बता देंगे तो काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? लेंथ ऑफ एरो। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और आपसे पूछेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आज बस किसी के लिए अगर मैग्नीट्यूड का बारे में बात करता हूं तो मॉडुलस लगा दीजिएगा। मतलब मैं मॉडुलस ऑफ आर पूछ रहा है, और मॉडुलस ऑफ आर का मतलब मैं एक डायगोनल का लेंथ पूछ रहा हूं। बट क्या डायगोनल का लेंथ बताना क्या इस रिजल्टेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या 50%? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया मुझे, राइट? करेक्ट है? तो अब बताइए, जो पहले से पढ़ कर आए हैं, पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन कैसे बताते हैं? एक कार्टेशियन सिस्टम नहीं है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, राइट? पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन दिखाया है, a and b टू गिवन वेक्टर, याद है? अननोन वेक्टर है, गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का मतलब इसके बारे में मुझे जानकारी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मतलब ये मेरा नोन वेक्टर है। तो इसके बारे में जब पता है तो अगर मैं ये एंगल बता दूं, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर r से अल्फा एंगल पे है, ये भी तो डायरेक्शन हुआ, ये भी क्या हुआ है? डायरेक्शन। तो पैरेललोग्राम लॉ में इसका डायरेक्शन बताने के लिए एंगल बताना होता है। मतलब बच्चों को एक्चुअली जब खाता है खुद से पढ़ते हैं तो पता ही नहीं होता है कि कहां पे क्या से क्या फैला हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, मतलब मुझे कंप्लीट इन्फो चाहिए, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे नहीं बता सकते हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और यहाँ पे डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है? किसी दोनों वेक्टर से किसी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल। और कोई उपाय था क्या? और कोई उपाय? कैसे हम लोग नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका तो एंगल बता के डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि मेरा कार्टेशियन सिस्टम नहीं है। करेक्ट है? रिप्लाई जल्दी कीजिए। For direction of resultant in parallelogram law, for direction of resultant in parallelogram law, we have to find out
एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर ए और बी, किसी एक के साथ भी एंगल बता दीजिए। We have to find out angle between resultant and one of the vector A or B, either A or B। चल जाओ, हम लोग को रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है वो तो पता चल गया, अब कैसे करना है उसको देख लेंगे, राइट। क्या देखो भाई, अब बताइए, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ व्हाट, ए प्लस बी। यहां तक करेक्ट है। अब एक मिनट यहां देखिए, ए एंगल अगर थीटा है तो ए एंगल भी कितना होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन कट करता है तो ए और ए एंगल क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो ए अगर थीटा है तो ए भी क्या रहेगा, तो ए कितना रहेगा भाई, 180 माइनस थीटा। एक लाइन का एंगल 180 होता है। अब एक मिनट, कल आपको एक लॉ पढ़ाया था, याद है आप लोग को, जिसका नाम कोसाइन रूल बोलते थे, जिसमें अगर दो साइड का लेंथ दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो थर्ड साइड का लेंथ निकालने का फार्मूला ये था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब आप ट्रायंगल OAB में फोकस करें। देखो ट्रायंगल OAB में क्या आपको दो साइड का लेंथ पता है, ए और बी? यस सर, एक गिवन वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता रहेगा। तो दो साइड का लेंथ पता है, राइट, और उसके बीच का एंगल भी तो पता है, 180 माइनस थीटा। तो क्या है, थर्ड साइड जो सामने वाला है, इस एंगल के सामने वाला साइड r, तो आपने तक इसका ये जो r का लेंथ है वो c का काम कर रहा है, बोलिए यस। तो क्या यहाँ से कोसाइन रूल से हम लोग r का लेंथ निकाल लेंगे? तो r का लेंथ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जरा बोलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और एंगल का काम यहाँ पे कौन करेगा, थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और बोलो भाई, मैथमेटिक्स का दो क्लास ले चुका हूँ प्रॉपर बैच में, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस, और एक पहले से भी यहाँ पे माइनस है, और ये भी अपने साथ एक माइनस लेकर आएगा, राइट। तो माइनस माइनस बी का प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मेरे तरफ से फिजिक्स का पहला फार्मूला आपको मिल रहा है। देखिए सारा गेम थीटा का है, बोलिए थीटा क्या है यहाँ पे इस फार्मूला में। अब थीटा क्या है इस फार्मूला में, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्या था, लिख लीजिए। फार्मूला का जो टर्म है उससे वापस करना चाहिए। ए स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, 2 into ए और बी क्या यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जैसे ही आपने ये बात बोला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कल का बात याद आ जाएगा, दो वेक्टर बस का, इसका मतलब यहाँ इस फार्मूला का थीटा का डोमेन कहां से कहां तक रहेगा, एक थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 ही होता है, 0 से, तो क्या यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूला में, यहाँ पे थीटा 0 से 180 तक ही चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 180, ये लिखिए। क्या तो समझ में आ गया है?
चलो भाई, cos थीटा वर्सेस थीटा का मैं आपको ग्राफ पढ़ाया, ड्रॉप किए थे, याद है? बट मुझे ग्राफ कंप्लीट 360 तक मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट अभी 0 से 180 के बीच में ही है। एक कॉस का ग्राफ होता है 0 से 180 के बीच का, आप लोग जब मैथमेटिकल टूल फॉलो करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वैल्यू कितना होता है +1 और cos 180 कितना होता है -1। एग्री? तो 0 से 180 के बीच में cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? और आप रिकॉल करो वेव क्लास 12 पास स्टूडेंट, जब वेव में इंटरफेरेंस का फार्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a इनटू cos phi रूट ओवर, जहाँ पे cos phi क्या है? फेज डिफरेंस नहीं का कि जस्ट पैरेललोग्राम जैसा है, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं वेक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? वेक्टर मेथड। करेक्ट है? एनीवे इसका मतलब ये वैल्यू -1 तो 0 से 180 के बीच में cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? बोलिए +1 और मिनिमम क्या होता है? -1 होता है। यस, याद रहेगा? ठीक है, ओके एवरीवन, अब आपको मैं एक कंडीशन दे रहा हूं। आपको एक कंडीशन दिया गया है कि आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कहने का सेंस है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 ले लीजिए यूनिट और वेक्टर बी का 8 यूनिट। सपोज कीजिए क्या है, कौन सा वेक्टर नहीं पता, इसलिए यूनिट लिखा हूं। अब बोला कि इसको ऑलवेज इसका लेंथ 10 ही रखना है और इसका लेंथ 8 ही रखना है, बट आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप थीटा को वेरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तब बोला गया है कि थीटा को वेरी करते हुए, थीटा को वेरी करने का तरीका क्या हो सकता है? 0 से 180 मैक्सिमम क्या कर सकते हो? मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 180 तक जा सकते हैं। और तब पूछा गया है कि इस कंडीशन के लिए r का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इस फार्मूला पे आ जाएंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? बोलो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस कंडीशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको बोल दिया गया है कि मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखेंगे, इसका मतलब a टर्म कांस्टेंट, बोलिए यस, a टर्म कांस्टेंट और a टर्म भी तो कांस्टेंट। वेरिएबल का नाम पर क्या है? cos थीटा, और बीच में क्या है? प्लस। तो जहां पे a ब्रैकेट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा वहां पे a वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जहां पे इस ब्रैकेट का वैल्यू मिनिमम मिलेगा वहां पे वैल्यू क्या मिलेगा? और आपको बोलते हैं y = 3 + x। क्या बोलते हैं? और ऐसे बोल दिया गया कि x का वैल्यू 6 से लेकर 3 से लेकर 6 तक जा सकते हो। तो y मैक्सिमम के लिए क्या बोल सकते हैं? x मैक्सिमम बोलते ही नहीं है। तो y मैक्सिमम कितना? 3 + 6, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम क्या था? ये समझते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। जो वैल्यू आप लेने के लिए फ्री हो उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, राइट। इसका जो वैल्यू वेरी करता है मिनिमम टू मैक्सिमम, उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाला का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का पूरा वैल्यू को बोलते हैं रेंज। और ये जो वेरिएबल रहता है जिस पे y डिपेंड करता है फंक्शन में, उसको बोलते हैं, उसका मैक्सिमम से मिनिमम के बीच का जो जगह रहता है उसको बोलते हैं डोमेन। ये क्या हो गया?
इसका रेंज कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। एनीवे, तो वैसे यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हुआ 1, और उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हम लोग 0 से 180 के बीच में एक ही जगह 1 मिलता है cos का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल, इसको मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू 0, और तब क्या हो जाएगा रूट ओवर, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो भाई क्या लिखेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, प्लस, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है a प्लस b, करेक्ट है। लेकिन वो कब होगा जब थीटा इक्वल टू व्हाट 0। और यहाँ लिखेगा इसका मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लीजिएगा, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0 से 180 के बीच में -1, अब -1 कब होता है जब थीटा इक्वल टू व्हाट 180, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, बोलो भाई क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू व्हाट, बोलिए स्टूडेंट क्या लिखें, बोलते रहे भाई, अच्छा ये माइनस b, बोले सही लिखे या गलत लिखे, सही, गलत लिखे हो भाई। रूट के अंदर से ऑलवेज कोई अगर बाहर आता है तो उसको पॉजिटिव बन जाना चाहिए, तो आप 50% सही और 50% गलत हो। वहां पे तो बिल्कुल सही हो जहां पे a का मैग्नीट्यूड b से बड़ा रहेगा, ये पॉजिटिव दिखेगा, बोलिए यस। बट जहां पे ऐसा रहेगा तब क्या करोगे भाई, a लेस देन b, तो a माइनस b करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है, क्या लिख रहे हो मैग्नीट्यूड ना, तो हम सही लिखते हैं गलत लिखते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, पर जहाँ पे रूट के अंदर आज के बाद ऐसा रहेगा, मैथमेटिक्स भी थोड़ा अच्छा रखिए, रूट ओवर x माइनस y का होल स्क्वायर, तो x माइनस y आसपास बिल्कुल नहीं लिखना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस y लिखना है, क्या लिखना है, तो रूट के अंदर से कुछ भी चीज बाहर आएगा तो नेगेटिव बनकर या पॉजिटिव बनकर, तो बचने का तरीका क्या है, मॉडुलस लगा के रखना है। अगर बीच में माइनस रहेगा तो इसे करेक्ट क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस। तो बहुत बारीक बातों पर ध्यान देना है। मेरे बात समझे, मेरा कंफ्यूज क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख रहे हो मॉडुलस ऑफ r, मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, और राइट हैंड साइड में a माइनस b, तो ये जैसे ही बीच में माइनस आ गया तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a एंड b, तो जहां पे a का वैल्यू बड़ा रहेगा वहां तो बच जाएंगे, बट जहां पे a का वैल्यू छोटा रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, पॉसिबल है, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल, तो उससे बचने का तरीका क्या था, मॉडुलस। इसमें हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है, हो गया। फिर तो हम लोग कितना काम कर लिए हैं, पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग एक काम तो कर लिए और वहां कुछ ऑब्जर्वेशन भी, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन a एंड उस थीटा का डोमेन क्या रहेगा 0 से 180। ये सब शॉर्ट नोट्स पे रखिएगा, ठीक है। अब भाई अब क्या बचा हुआ है,
सर अभी 50% ही काम हुआ है, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किए हैं, डायरेक्शन तो निकाला नहीं गया है। आप पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके हेल्प से बताते हैं, लिखवाए ना, जस्ट डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि रिजल्टेंट का किसी भी दो वेक्टर के साथ एंगल बता देंगे तो उसका हो गया डायरेक्शन, हो क्या जाएगा डायरेक्शन। और एक पूरा एंगल है थीटा, मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा है। अच्छा देखिए तो मेरे पैरेललोग्राम लॉ में यहाँ से देखो भाई, मेरे पैरेललोग्राम में कौन सा एरो बड़ा है और कौन सा एरो छोटा है, ए और बी का एरो की बात कर रहा हूँ। डायग्राम रैंडम थोड़े ड्रॉ कर रहे होंगे, जिसका एरो ड्रॉ किए होंगे मतलब उसका मेरा दिमाग चला हुआ मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ ऑफ एरो वेक्टर रिप्रेजेंट व्हाट मैग्नीट्यूड। तो जिसका एरो का लेंथ बड़ा ड्रॉ करते होंगे उसका दिमाग में क्या चलता होगा, मैग्नीट्यूड कम चलता होगा या ज्यादा चलता होगा, ज्यादा है। तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ऐसा मैग्नीट्यूड कम। हम लोग को 9th में ज्योमेट्री कैसा था, ठीक ठाक था नहीं था, ठीक रहना चाहिए था। अल्फा बीटा गामा, बोलो इस डायग्राम में ए बी सी, ये भी पढ़े होंगे। ट्रायंगल में बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, ट्रायंगल में बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होता है। देखो भाई मैं भी पैरेललोग्राम में पढ़ रहा हूँ अभी, तो छोटा छोटा बात में कितना इंटरेस्ट डालना है, मतलब इस तरीके से सोच रहे हैं कि एक भी पॉइंट छूट नहीं जाए, क्योंकि इसी के भरोसे तो आगे चीज संभालना है, ये तो हर क्लास में आने वाला है। मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोस्टैट ये हर क्लास में वेक्टर और मैथ आता है। फिजिक्स में कुछ टॉपिक है जिसमें वेक्टर शायद, लेकिन तक वहाँ एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें वेक्टर नहीं आता है, बट तो मैथ तो आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है, बट बाकी मोटा मोटी या हीट के क्लास में वेक्टर नहीं आता रहता है। बाकी मुझे लगता है 70% चैप्टर है फिजिक्स में वेक्टर आपको आएगा ही आएगा, और वेक्टर आएगा तो इंसान रूल का ही मैं फॉलो करूंगा, तो वहाँ चीजों को समझने के लिए इस लैंग्वेज को समझ रहे हैं। बोलिए ये अगर बीटा है तो ये भी क्या रहेगा, बीटा रहेगा। बोलो भाई बड़े लेंथ के सामने का एंगल क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बीटा ग्रेटर। अब बताइए यहाँ से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। आज के बाद दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस वेक्टर के ज्यादा क्लोज रहेगा। The resultant of two vectors are more closer to the vector whose magnitude are more. Resultant of two vector उस वेक्टर के ज्यादा पास रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा क्लोज का मतलब एंगल उसके बीच का बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, और किससे दूर रहेगा इसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा। लेकिन दोनों का लेंथ इक्वल हो गया देन बीच से पास रहेगा। समझ में आ गया है। तो ए एंगल क्या रहेगा छोटा और ए एंगल क्या रहेगा बड़ा रहेगा। एनीवे ए है O, ए है B, ए है B, ए है C। B से इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम M हो गया। और ए एंगल थीटा है तो ए एंगल में क्या था थीटा। अब बताइए BMA कैसा ट्रायंगल, आपने परपेंडिकुलर डाला ना, तो BMA क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल BMA में क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू AM बाई, बोलिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई, देन AM इक्वल टू कितना B cos थीटा, राइट। sin थीटा के क्या लिखोगे भाई BM बाई B, देन BM इक्वल टू क्या हो जाएगा B sin थीटा। यहां तक आ गया।
चलिए, ट्रायंगल OMB कैसा ट्रायंगल है देखिए तो, मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं। ट्रायंगल OMB, राइट एंगल ट्रायंगल, OMB और ए एंगल क्या है देखिए तो, ए एंगल क्या है अल्फा, क्या tan अल्फा इक्वल लिख सकते हैं BM by OM, BM by OM बोलिए परपेंडिकुलर बाय बेस। अब BM तो पता है आपको, याद रखिए B sin थीटा और OM कितना, OM के लिए OA प्लस M कर दें, दिस प्लस दिस और दिस कितना A और दिस में कितना A प्लस B cos थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू हो गया B sin थीटा और डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। तो क्या यहां से अल्फा निकल जाएगा और अल्फा निकल गया तो अल्फा क्या है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर है। और यही तो डायरेक्शन बताने का तरीका था, ये क्या था डायरेक्शन, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। तो आप कभी भी बोलेंगे कि पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालिए और डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन बताने के लिए एक्स एक्सिस वाई का हेल्प लेंगे या अल्फा बता एंगल बताना है, तो और कोई उपाय नहीं है। इसी जगह एक और सेकंड फार्मूला जिसको भी बॉक्स में करूंगा ना वो मेरे लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। और याद करने का टेक्निक याद रखो भाई, किसके साथ अल्फा किसके साथ का एंगल है बोलिए, किसके साथ A के साथ, तो ऊपर में B रहेगा तो एंगल A के साथ है फिर वाला के साथ, ऐसे करके याद रखें टेक्निक। मतलब अगर ऊपर में B है तो एंगल किसके साथ है A के साथ है। और उसके बाद कुछ दिन बाद आप इस बात में भी कंफ्यूज होंगे कि ऊपर का साइन था या कॉस था, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि tan के लिए ऊपर में क्या आता है साइन बाय कॉस। तो इधर भी अगर हम लोग हाइड करते हैं जिसमें कुछ साइन कॉस नहीं है तो tan ही आना चाहिए। क्या है tan, ये क्या है इस तरीके से आपको याद आता है, इस ऊपर में इस राइट हैंड साइड में भी tan जैसा ही दिखता है मोटा मोटी, तो और tan निकल क्या होना चाहिए साइन बाय कॉस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा tan थीटा लिखना रहता तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी जो टेक्निक बताया उसके अकॉर्डिंग A sin या जहां पे B है वहां पे कर दीजिए एंड वाइस वर्सा, तो क्या लिखेंगे A sin A theta sin का डिवाइड बाय B plus A cos वेरी गुड, लिख लीजिएगा tan हो गया। ओके यहाँ लिखिएगा स्पेशल केस, if A equal to B, particle of A equal to B, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब tan अल्फा इक्वल टू किसी कांस्टेंट क्या लिखेगा B sin थीटा और डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं B sin थीटा, इसको भी B बना दें और कॉमन ले लें 1 प्लस cos थीटा, B और B आपस में कैंसिल, tan अल्फा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। और sin थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हो, ये मैथमेटिकल टू में क्लास में पढ़ाया हूं, बोलते नहीं है
1 प्लस cos थीटा को क्या ऐसे लिखो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी तो पढ़ा है, करेक्ट है? ये मैथमेटिकल टूल के क्लास में पढ़ाया था, जो आप मैथमेटिकल टूल फॉलो किए होंगे उसमें सब मिलना चाहिए था। और इसके बदले क्या ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2। वीडियो लेक्चर में जब फॉलो करते हैं और देखते हैं कितना इंटेंसिटी की तरह ऑब्जर्व करके लिखना है। मतलब एक होता है बस काम करने के लिए देख लीजिए, बस लिख लीजिए, नॉट लाइक दैट। कवर नहीं करना है, समझकर कवर करना है। अब बातें जो चीज पढ़ाया हुआ है तो एक एक बात वो याद रहेगा, तभी क्लास आगे बढ़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 इसी ब्रैकेट के बदले, करेक्ट? ए और ए कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, और यहाँ पे cos थीटा बाय 2 है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है। कट करके नीचे किया क्या बचेगा cos थीटा बाय 2। तो क्या यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू sin थीटा बाय 2 बाय व्हाट? अब बोलो इसको क्या लिखोगे? वेरी गुड, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2? एक मैथमेटिकल प्रूफ दिया, बोलिए किस बात का? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट उसका एंगल के आधा से पास करेगा, क्योंकि अल्फा क्या था? एंगल बिटवीन आर एंड वेक्टर ए। अब वो अल्फा क्या हो गया? थीटा बाय 2 हो गया। तो जो मैं ज्योमेट्री से जो प्रूफ किया था उसी को मैथमेटिकली प्रूफ किया हूं। करेक्ट है? यहां तक सही है? देखिए मैं वेलोसिटी लिखा, क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। और तब मैं बोला कि v1 इक्वल टू -3। तो इस वेलोसिटी में मैं -1 से मल्टीप्लाई किया, तब क्या लिखिएगा सर? -10 मीटर पर सेकंड, एक मिनट, टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ तो सही है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इधर ही रखा। फिर दिमाग में आया कि किसी वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड मैंने अलग निकाल लिया, अब माइनस को इधर भेज दिया, माइनस टुवर्ड्स ईस्ट। बोलो भाई, माइनस ईस्ट का मतलब क्या? वेस्ट। तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स। बोलिए यहाँ से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? किसी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट डायरेक्शन जस्ट। किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा, लेकिन वो एरो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट है?
देखो भाई मुझे निकालना है a माइनस b। क्या निकालना है? पर कहीं भी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का लॉ नहीं पढ़िएगा फिजिक्स में, और मिलेगा तो मुझे भी दिखाइएगा। अब फार्मूला मिलेगा इन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का लॉ नहीं है, सिर्फ किसका लॉ है? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है नहीं है। बट फिर भी ये काम करना है, कैसे करेगा? तो सर एक काम कीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखने का नजरिया चेंज कर लेंगे। अब क्या ये तो बोल सकते हैं ना कि ए क्या है? बोलो भाई, दो वेक्टर का एडिशन है और वेक्टर का नाम पढ़ना है, तो बोला करना भाई, खाना में खा कराना। तो क्या ये क्या एक्चुअली क्या है? आप लोग का हेल्थ का ख्याल रखते हुए क्लास 8 स्टूडेंट से है, ब्रेकफास्ट बनाया करके आएगा, क्योंकि आपको अभी तो थोड़ा लाइट क्लास चल रहा है ना, और अभी लाइट चलने का अभी अभी बच्चा 5 बजे स्कूल को 1 तारीख का वेट कर रहा है। कितने तारीख का? एक मैं बाहर बच्चों को समझ सकता हूँ, लेकिन बात कर लेना है भाई, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग मंथ 23 से 23 कर लेंगे। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो बैठ के आंटी अंकल बोल के मिला लेंगे। देखिए हम लोग आपके बच्चे के जैसे ही हैं, बस 7 डेज का ही लीजिए, तो कहीं बाहर में तो आप लोग जो स्टूडेंट लाइफ में बार्गेनिंग करने आना चाहिए। तो पटना में रहते थे, रेंट कितना है? 1500। देखिए हम लोग आप बच्चे के जैसे हैं, साथों से आए हैं, प्लीज हाजिर में कर दीजिए। उस टाइम रेंट यही करता था 500, तो ये 2003-4 का बात कर रहा हूँ पटना का। और वो बोले से मतलब ठीक है, खड़ूस है तो नहीं मानेगा, अथवा काइंड हार्टेड है तो मान जाएंगे, मान के देन फाइन, नहीं माने तो देखा जाएगा, इकोनॉमिक्स कुछ अच्छा सुधारा जाएगा, कहीं पे कॉस्ट कटिंग किया जाएगा। ऐसे करके मतलब बड़ा तालमेल बनाया किया था। बहुत कुछ करना पड़ता है, बाहर अगर प्रतिक्रिया में जाओगे ना तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अभी जैसे आप तुरंत कंफर्ट होके आते हो, यहाँ से जाओगे तो खाना बना हुआ मिलेगा, राइट? इतना आराम है नहीं। मैं काफ़ी बात करिए, लेकिन जब आप सोचो कि आप दिल्ली में आईएएस तैयारी करने चले जाओगे और वहाँ पे 10/12 का कमरा रहता है, उसमें पढ़ना भी है 16 घंटा, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और खुद से खाना भी बनाना है, और करने क्या क्या हो? यूपीएससी का तैयारी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल 56 व्यंजन बना रहे हो, राइट? ऐसा नहीं कि डेली हम चिकन ला रहे हैं, बढ़िया से पार्टी कर रहे हैं। वहाँ तो आप खाना बनाने में भी दिमाग रहेगा कि कितना कम टाइम में हो जाए, टीवी सी दाल भात चोखा बस वही रहेगा ना। क्या क्योंकि वहाँ पे पर्पस से 6 महीना कोचिंग करना है, पढ़ कर आना है, वहाँ पर्पस से नहीं कि खाना खाना है। तो उस टाइम पे बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। और ऐसा एक नहीं, लाखों लाख बच्चे पटना में तैयारी करने के आते हैं। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे सबका एक सेम स्टोरी है, कोई मेरा एक स्टोरी नहीं है। जो जिनका घर पटना में है उनके लिए आराम का है, लेकिन जो गांव से उठकर आते हैं वो तो बिल्कुल सारा सामान खाना बनाने का, दाल चावल सब लेकर, क्योंकि पीजी खाने पे आप बहुत दिन तक नहीं रह सकते। अगर पी सकते हो तो सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा बाहर से, थोड़ा कुछ अलग से खाते रहना पड़ता होगा। तो पीजी में तो भाई 4 रोटी मेरे 1 रोटी बराबर आता था। मैं लास्ट में टिफिन मंगवाया था, तैयारी में जब 6 महीना बचा हुआ था तो खाना बनाना स्टॉप, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे घर से बजट पढ़वाया गया बोलकर, अभी तक याद है। मेरे एल्डर ब्रदर जो वहाँ बैठते हैं, क्या थोड़ा सा बजट बढ़ा जाए, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट में क्या है, बहुत इनर्जी चाहिए, बहुत विजय चाहिए, 15 घंटा 14 आवर 15 आवर की सेल्फ स्टडी चाहिए नॉन स्टॉप एकदम सीक्वेंस में। 5 मिनट तक 5:30 से 11 तक पढ़ते रहना है, फिर ब्रेक लेना है, नाश्ता करना है, और नाश्ता में भी एकदम बिल्कुल रिच कुछ मिलना चाहिए एनर्जी वाला। तो उसमें थोड़ा सा काजू किशमिश, और सबसे बढ़िया है बूट, मूंग, बनाना को कर, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लीजिए। 2 घंटा 3 घंटा तो आपको एकदम कमाल का एनर्जी मिलता रहेगा। उसके बाद लंच करके 1 घंटा सो जाइए, फिर 4 बजे से उठिए, 12 बजे तक पढ़ते रहिए, बीच में 6 बजे उठिए, चाय पीजिए और फिर से लग जाइए। और उधर से टिफिन जो आता था, मैं टिफिन बाहर से मंगवाता था, तो वहाँ जो टिफिन आता था उसमें आलू अलग और पानी अलग रहता था, कोई तालमेल नहीं था। वहाँ भला बार समझ में आया, वेरी डायनेमिक सॉल्यूशन, राइट। और उसके बाद हम लोग गांव से आए थे ना, तो हम लोग जो माँ का रोटी था बड़ा मोटा मोटा रहता था, और उसमें 5-6 आराम से खा लेते थे। अभी तो बहुत कम डाइट हो गया है। तो
वहाँ पे 4 रोटी मिला के एक ही बनता था। मतलब 4 रोटी तो एक के बराबर, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही भूख लगता था। अब पढ़ाई कर रहे हो भूख लगा हुआ है, तो उसके लिए कुछ रखिए। रात में पढ़ रहे हैं, अगर नींद आ रहा है तो थोड़ा सा चाय वगैरह बना के रखिए थर्मस में। अब ऐसा नहीं कि हम हर 10 मिनट चाय पी रहे हैं, बाहर वाली से चाय पी रहे हैं देखते हुए, कुछ ग्लूकोज वगैरह रखिए, ग्लूकोन डी वगैरह। पता तैयारी करने का प्रॉपर, जैसे कैसे इसको जिम जाता है तो प्रॉपर डाइट मेंटेन करता है ना भाई। जस्ट इमेजिन कि जिम जाने के लिए डाइट मेंटेन कर रहा हो, पढ़ने के लिए कुछ मेंटेन नहीं कर रहा हो, वो कितना, ये भी तो एक प्रोजेक्ट है। अपने आप को बचाते हुए तो रखना है, ऐसा नहीं पढ़ते जा रहा है हेल्थ खराब हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में हेल्थ इशू हो जाएगा। तो बेटर है, और प्लस फिजिकल वर्क से ज़्यादा वर्क होता है मेंटल वर्क, ये बहुत ही जाएगा। पढ़ते रहोगे, एक टाइम पे तो मेरा ऐसे होने लगा था दिमाग, सच में वाइब्रेट नहीं लगा था, हिलने लगा था ऐसे। और मैं अपने फ्रेंड बोलते रहता था और उनको बहुत इरिटेट होता था मुझसे, तो यार मतलब कुछ हो गया है, वैसे घूमते रहता था। पढ़ रहे हैं, ईयर फॉल हो रहा है टेंशन से, हाइट में रैंक लाना है, रैंक लाना है, रिजल्ट निकला 1 महीने बाद कुछ भी नहीं है, सारा बीमारी खत्म। वो बहुत बड़ा प्रेशर था, जो होता है कैरियर, मतलब एकदम लग जाना पड़ता है भाई जी, हमसे मन से लगना पड़ता है चीज़ों को समझ कर। वीक में रिफिल काउंट करते थे, कितना रिफिल मैंने खर्च किया कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा, इस वीक में 12 ही खर्च हुआ, कम पढ़ाई हुआ, प्रैक्टिस कम हुआ। कैलकुलेशन, एक एक कैलकुलेशन करना है, नॉट कैलकुलेटर से, क्योंकि स्पीड अप होना है। टाइम बाउंड देते थे, इतना टाइम मैंने कितना क्वेश्चन लगाया, मतलब अपने आप से ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, आज इतना लगाया कल कितना लगाएगा। जब तक आप खुद से कॉम्पिटिशन नहीं करना स्टार्ट करोगे ना, दूसरे से थोड़ा आपको कॉम्पिटिशन है, खुद से ही है, खुद के बिल पावर से है। बैठते हैं 1 आवर, अब 2 आवर बैठे हुए हो और हाफ एन आवर तक तो दिमाग बाहर ही रहता है कि एफसी में बैठा हुआ। अब रहते हो रूम में, दिमाग कहाँ रहता है, बाहर, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। एक दिन में डेवलप नहीं होगा, रूटीन एक दिन में, डिसिप्लिन एक दिन में आ नहीं सकता है। रूटीन बनाने के लिए आपको अभी से लग जाना पड़ेगा। एक दिन में चलिए आज 2 आवर अच्छे से पढ़ाई किया, बढ़ाते बढ़ाते देखिएगा 3 मंथ 2 मंथ में आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएगा, अगर तैयारी में लगे हो। और जिस दिन डिसिप्लिन से तैयारी हो जाएगा आपका सक्सेस हो जाएगा। नहीं हो रहा है इसका मतलब आप मन से नहीं लगे हो भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसा इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं कि हाँ कोई ओवर टैलेंटेड है, कोई मंगल ग्रह से आकर आईटी करता है, नॉट लाइक दैट। गांव से आकर जब आईटी भी कर सकता है तो आपके पास भी दिमाग है, आप मन से लगो और सिर्फ पढ़ाई ही करो। इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, बहुत छोटा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो बड़ा दिखेगा। बाकी गाइड करने के लिए इतना बढ़िया पढ़ाया रहता है, चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री कमाल का मैं पढ़ा दूंगा, द बेस्ट में बेस्ट, लेकिन बाकी काम प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम देते रहेंगे और आप घर पे जाकर पढ़ोगे नहीं। अब प्लस मेरे थ्योरी को कोप करने के लिए घर पे जाकर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा और बोर्ड पे करवाया प्रॉब्लम को दोबारा आपको रफ में बनाना पड़ेगा, तब जाकर 100% बातों को समझ पाओगे मैंने क्या बोला। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कॉपी ऐसे ओपन किए और क्लोज किए और वापस यहाँ पे आके ओपन कर रहे हो, तो मैंने क्या पिछले क्लास में पढ़ाया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं अपने कुछ स्टूडेंट को अपना क्लास जो पढ़ाता हूँ ना उसको दोबारा घर पे लिखवा रहा हूँ, लिखो एक एक लाइन फिर जाके दोबारा करो और उससे उसको बहुत फायदा हो रहा है। टाइम आने पे उसको डिस्क्लोज करूँगा कौन है, देखिए उसको मैं पिछले 1 साल से यही काम करवा रहा हूँ, यही काम मैंने किया था। मैं हर क्लास को दोबारा घर पे फेयर कर रहा हूँ और सेम डे करते थे। तो ये तो बहुत बोरिंग काम है, बोरिंग है लेकिन कमाल का काम है। उसमें हर एक बात क्लास का मूवी की तरह घूम जाता है, याद हो जाता है चीज़ें। और ये था मेरा पहला सिस्टमेटिक वन। सेकंड था फिर मैंने सॉल्व बनाया। थर्ड था कि हर प्रॉब्लम का असाइनमेंट है तो ये अलग कॉपी में रहेगा, एचसीवी है तो अलग कॉपी में रहेगा, क्वेश्चन बैंक है तो अलग कॉपी में रहेगा, तब टोटल का चीज़ों को मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक है, तब जाके और उसी तरीके से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। हाँ अब हो जाएगा सिलेक्शन। अदरवाइज मेरा साथ भी इनिशियल में क्या था, मैं भी आप लोग का जैसा ही था। इनिशियल में पढ़ते हुए विविध भारती कमल शर्मा का गाना सुन रहा था। एक विविध भारती नाम से आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो नाम सुनते चीज़ों को, तो वही बस हम लोग सुनते रहते थे। बाद में समझ में आया गाना सुन तो आया नहीं, पढ़ना में पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनना स्टार्ट किया। 2 महीना तो मैं बस पटना घूमते रहा, बड़ा बिल्डिंग देता था। गाँव से आते ना, बिल्डिंग बड़ा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, शहर में आए हैं इतना बढ़िया बिल्डिंग। उसके बाद 1 महीना मूवी हॉल देखते रहा, कौन कौन सा हॉल है और सब में रिपीट करते रहा, इसमें ये मूवी इसमें मूवी। मतलब मैं हम लोग मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिविएशन था,
और डिवीजन वसूली का मूवी बहुत देखता था और उसको मैं घर से बहुत डांट के खाता था, कभी कभी पकड़ा भी गया। राइट भैया आप वेट कर रहे हैं, मैं मूवी देख के आ रहा हूँ आराम से घूमते हुए। लेकिन वही है कि आप जब तक आपका अंदर आत्मा नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो वो काम मेरा छोटा भाई कर दिया। वो आया एक दिन ऐसे ही, और मेरा एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता था कि आप लोग आकर बस पैसा दे के मेरे पास रुकिएगा नहीं, चले जाइएगा सेम डे विदिन 10 मिनट्स। तो पैसा दे दिया, मेरा टाइम मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं हुआ तो आप लोग बोलेंगे कि आपने तुमने रिजल्ट नहीं दिया, मैंने सपोर्ट किया। बस पैसा दे क्या करना है, चले जाना है। तो ये बड़ा इमोशनल बात है। पैसा एक दिन मेरा छोटा भाई मुझसे भी छोटा तो पैसा देने के लिए आया, मैं कुछ बोला तुम छोड़ देते हैं, तो आप पैसा दे दिया घर जाओ। तो आगे बढ़ा, उसको बोला तो बात करते हुए अचानक से रोने लगा। बड़ा चला, मैंने तो आज इसको डांटा भी नहीं है, वो बुरा है। तो भैया वो तो आप सुने, आप बहुत मूवी देखते हैं, छोटा भाई अगर ऐसे बोल पड़े था तो सोचिए तो कितना खराब फील होगा। तो पूरा फैमिली आपकी तरफ देख रहा है कि आप IIT करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, और अब एकदम इतना इमोशनल टॉर्चर था, यू कांट बिलीव। ये हो गया इमोशनल ब्लैकमेल, राइट। तो चलो भाई छोटा है नहीं देखूंगा। ये था जिस साल मेरा IIT होने वाला था, उसका 5 मिनट पहले के बाद चेतन राइट टाइम पे एकदम बिल्कुल अंतरात्मा लगा दिया। लाइक पढ़ाई का सही ट्रैक पे चल रहा था, मेरा टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। उससे पहले मुझे NIT वगैरह सब कुछ मिल चुका था, तो कॉन्फिडेंस आती बार हो जाएगा। बट उसने जो एक काम किया वो मुझे और भी डिसिप्लिन कर दिया। उसको लगा 6 महीना, बोला कि कोई बात नहीं है 6 मंथ मत देखिए, यकीन कीजिए उसने वो काम किया था। IIT का रिजल्ट होने के बाद मेरा छोटा भाई ही लाइफ में पहला बार 10,000 रुपये यहाँ पे आया था, 10,000 ला के दिया कि पार्टी कीजिए। अब आप मतलब पहले ब्लैक नहीं किया इमोशनली, उसके बाद क्या बोला पार्टी कीजिए, बड़ा पार्टी किया। और उसके बाद डेली पार्टी चल रहा था, तब से लेकर अभी तक चलता है। इससे बहुत सारा चीज़ है, अच्छा कीजिएगा तो आपका बहुत मार्केट वैल्यू है। एक टाइम ऐसा भी था, सुन लीजिए उसको, मैं पटना में तैयारी के टाइम पे किसी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता था, और 1 मंथ का मुझे देते थे 1500, कितना, और डेली पढ़ाना पड़ता था, डेली। और जब हम चलना स्टार्ट करते थे तो चाय आ जाता था, तो उसमें भी मुझे समझ आता था कि चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दें, बहुत मन से पढ़ाते थे। बट जिसको पढ़ा रहे थे वो मेरे लिए बहुत लग सकता था। उसको जिसके साथ टाइम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम मेरा पहला बार NIT मिल गया, फर्स्ट टाइम का बात है। लेकिन जाते हुए आते हुए बीच में एक मंदिर मिलता था, दुर्गा माता का, प्रे करता था कि भगवान इस काम में मैं नहीं आया हूँ। लेकिन हम ब्लेसिंग दिया कि IIT करना, लेकिन फिर भी यही काम करना टीचिंग का, लेकिन टीचिंग कर रहा हूँ तो बढ़िया से ब्लेसिंग दे दिए। तो 1500 1 मंथ का देखो भाई। और IIT करने के बाद मेरा एक क्लास जब कहीं भी लेता था, जब फिर आया IIT तो 3000 लेता था, 1 आवर का कितना 3000। और वीक में 2-3 दिन आया और 2 क्लास किया, तो वीकेंड का मेरा रहता था 25,000 ऐसे मंथ का, सोच लो 4 लाख रुपये। और मैंने बचाया नहीं, पूरा पार्टी दिया IIT में जमकर। होता नहीं कि पढ़े तो लाइफ में एंजॉय करते, पढ़े भी लेकिन पार्टी भी। तो ये होता है क्वालिटी का, मतलब आपका डिग्री का अगर आप नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको वैल्यू नहीं रहेगा। इसे बढ़िया से पढ़ो, ये मत सोचो बाद में कितना पैसा कमाएंगे। अगर अच्छा क्वालिटी रहेगा तो सर्टिफिकेट के पीछे लगते जा ही जाते हैं, लेकिन आप बिना पढ़ते अगर पैसा कमाओगे तो वो आपका नहीं रहेगा। लेकिन एक अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ आप बाद में IIT का कहाँ भी मैं इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, टीचर काम कर रहा हूँ, बट बैकअप द माइंड, एक कॉन्फिडेंस रहता है टफ टाइम के लिए। कुछ भी टफ टाइम आएगा तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कॉलेज का डिग्री है, और दिमाग में रहता है कि कहीं भी मुझे अच्छा जगह मिल जाएगा। इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ अगर पैसा कमाओगे तो उसका आपका चार्म कुछ और रहेगा। लाइफ में एक बेसिक एजुकेशन तो होना चाहिए। तो चलिए ये अगला लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, बोलिए सब्ट्रैक्शन का लॉ नहीं है, बट इसी को ऐसे लिख कर लॉ हम लोग एडिशन तो बोल सकते हैं। अब क्या बोलेंगे, A प्लस माइनस B, बात यही रहा, बोलने का तरीका चेंज हो गया। अब बोलेंगे दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ 2 वेक्टर A एंड B माइनस B, A एंड B या A एंड माइनस B। इसके इसमें प्लस का साइन है, बट A है क्या, B है या माइनस B है। जैसे बोलते दिस द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर एंड वन ऑफ द वेक्टर इज A एंड अदर वेक्टर इज व्हाट माइनस B। अब एडिशन हो गया, इसी को आगे की क्लास में आज के लिए, ठीक है।
है।